नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और इस वक्त देश की राजनीति काफी गरमाई हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। वहीं जेल से बाहर आने के बाद सीएम केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल किया है कि अगर एक बार फिर भाजपा की सरकार बनती है तो भाजपा में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री 75 साल के हो जाएंगे और रिटायर्ड हो जाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। वहीं इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, भाजपा प्रवक्ता तौकीर रजा, आप प्रवक्ता सूरज उपाध्याय जी और छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ दुलारे अंसारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे चैनल में स्वागत है। वही मेरा पहला सवाल तौकीर जी से है कि जिस तरह आज अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर कई सवाल किए हैं और सवालों की झड़ी लगाई है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या लगता है आपको कि इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है, वो निकले हुए एक जमानती है और जमानती होने का उनको मौका मिला, क्योंकि अब जेल में की रोटियां जब उन्होंने खाई और चक्कियां पीसी तो समझ में आ गया कि क्या है दाल आटे का भाव। तो अब वो उसके बाहर निकलने के बाद जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, इसकी कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है और सिद्धांत पे कार्य करती रही है। हमारे सिद्धांत के अलावा हमारे कोई गलत संस्कार ही नहीं होता। हमने जी तौकीर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारा नियम है, जब 75 साल के होंगे तब का फैसला तब होगा। जी अभी तो जो हमारे यहाँ जो फैसला है, जो मोदी जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी जी की गारंटी पे कार्य कर रहे हैं, जी उसका नतीजा है कि ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हारते हुए नजर आ रहे हैं और बुरी तरह हारते हुए नजर आ रहे हैं। ये समझ में आ गया, इनके बयान बता रहे हैं, तो आप अंदाज लगाइए इंडिया अलायंस की क्या स्थिति है। और ये तो अभी देखिए, ऐसा है, जमानत से बाहर है, भ्रष्टाचार के केस में अंदर रहे हैं, इनके 4 बड़े बड़े नेता अंदर हो गए थे, तो उससे अंदाज लगाइए क्या स्थिति। कुछ लोग को जमानत मिल गई है, कुछ को नहीं मिली है। तो अभी तो इनसे कोई इनकी बातों को कौन यकीन रखेगा, जो कि यकीन उनकी बातों किया जाता है जो साफ सुथरे हैं। और साफ सुथरा आपने भी देखा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है और उसका नतीजा ये है, मोदी जी गारंटी के रूप में हमने जो कार्य किया है वो देखा जा रहा है। और रही बात 75 साल के जी तौकीर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, फिर से कुछ क्वेश्चन दोहराएंगे, प्रश्न दोहराएंगे। जी तौकीर जी, मैं पूछना चाह रही थी कि जो बात अरविंद जी ने कही है वो किस हद तक आपको गलत लग रही है, क्योंकि जो बात उन्होंने 75 साल में मोदी जी के रिटायर्ड होने की बात कही है, उस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है, क्योंकि ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही कही थी। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई नानुपुर वाली बात नहीं है। देखिए, जब जिसका समय आएगा, जब जिसकी एज होगी, हमारे यहाँ जो संगठन का नेतृत्व जो है, जो निर्णय करता है, वो उसके हिसाब से कार्य होते रहे हैं और आगे भी वही कार्य होंगे। हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। हम हमारी सिद्धांतवादी पार्टी है। हम इसके इन लोग के जैसा नहीं करते कि कांग्रेस की जगह की उठा के फेंक देते हैं। आपने देखा होगा कि सीताराम केसरी कैसे उठा के फेंक दिया, धोती फाड़ दी गई थी। नरसिम्हा राव का क्या हाल हुआ था। और आम आदमी पार्टी की तो खैर स्थिति आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जी जी, जैसा कि शिल्पा जी, अभी हमने तौकीर जी को सुना, उन्होंने किस तरह अरविंद केजरीवाल जी के जो बयान है उनका खंडन किया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? शिल्पा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अभी मेरी आवाज आ रही है? जी शिल्पा जी। जी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 400 का नारा शुरू में दे रही थी और अभी इनके सभी नेता इस नारे से बैकफुट में आते चले जा रहे हैं और आज की सभाओं में गुजरात राज्य में भी इनकी कुर्सियां जो है सभाओं में खाली मिलती है, इसका मतलब यही है
कि जनता के सामने जी इनकी तौकीर जी, मैं सच्चाई आपके पास सामने आऊंगी, आ पहले गई शिल्पा जी है। की बात पूरी हो जाने दीजिए। जी शिल्पा जी, आप बोलिए। जनता के सामने इनकी सच्चाई सामने आ गई है कि किस तरीके से इनके दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं। आज प्रधानमंत्री समेत समस्त केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता प्रवक्ता मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, ना तो बेरोजगारी पर, जो कि सबसे बड़ी समस्या, विकराल समस्या है देश की, और ना तो किसी वर्ग, किसान वर्ग, चाहे युवा वर्ग, महंगाई हो, देश की करेंसी के बारे में हो, कब्जे के बारे में हो, विदेशी आसपास के देशों के। तो इस प्रकार से किसी भी मुद्दे पर ये बात करना नहीं चाहते हैं। तो जनता आक्रोशित है और जनता समझ रही कि जी किस प्रकार से तानाशाह हो रहा है, जी और जी शिल्पा जी, केजरीवाल ने इसी तानाशाह पर तंज कसा है। जी शिल्पा जी, वहीं इस पर हमारे ब्यूरो चीफ दुलारे अंसारी जी कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी दुलारे जी। जी, आप एक तरफ बात करते हैं न्याय पत्र की, आप एक तरफ बात करते हैं लोगों को आगे ले जाने की, किसानों को आगे ले जाने की, पर आपको नहीं लगता है कि आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने हमला बोला बीजेपी पर, क्या राहुल गांधी के पास ऐसे शब्द नहीं थे कभी भी? इतने सालों में राहुल गांधी के शब्द इतने अच्छे नहीं दिखे, तो क्या आपके अलायंस में अच्छे नेता होने के बावजूद आप सिर्फ राहुल गांधी को आगे ले जाने के लिए उन नेताओं को आगे नहीं जाने दे रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो नकाब है, उसको वो नकाब को हमेशा उजागर करते आए हैं, उनका असली चेहरा दिखाते हैं। आज से नहीं, शुरू से राहुल गांधी जी ऐसे नेता हैं जो जनता की समस्याओं को जानने के लिए पैदल यात्रा करे हुए हैं। आपने भी देखा है, संपूर्ण देश ने देखा है। तो इस तरीके के जो हिम्मत वाले नेता हैं, जो जनता की समस्याओं को मुख्य रूप से समझते हैं, तो निश्चित रूप से जनता भी उन पर विश्वास करती है। और उनके नेतृत्व में जितने कांग्रेस के नेता हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, एक बड़ा चेहरा, आपको नहीं लगता शिल्पा जी, एक बड़ा चेहरा राहुल गांधी की जगह आप अरविंद केजरीवाल को बना सकते थे, जो बड़ी भूल फिर से इस बार कांग्रेस ने कर दी है, और महज हो सकता है कि इसी की वजह से, इसी गलती की वजह से आपको इस बार सत्ता से दूर रहना पड़े। देखिए, इंडिया गठबंधन हो, कांग्रेस हो, आप हो, जितने भी समस्त राजनीतिक दल हैं, उसमें कई ऐसे हाई क्वालिटी नेता हैं, कई हैं, एक की बात नहीं करी, कई ऐसे नेता हैं। तो जैसा भी जब भी होगा, समन्वय के आधार पर उन्हें उनका जो भी है उनको प्रमुख भूमिका में रखा जाएगा। जी शिल्पा जी, पर अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी से सवाल लेने पर लगी। जी वहीं मेरा अगला सवाल सूरज जी से है। सूरज जी, जिस प्रकार की आपने अभी शिल्पा जी को सुना, उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी है, जो गठबंधन के मुख्य शीर्ष नेता हैं, वो तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव से पहले गठबंधन को तय करना चाहिए था कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, यदि गठबंधन की जीत होती है तो? शिल्पा जी, गठबंधन का मुद्दा प्रधानमंत्री नहीं, गठबंधन का मुद्दा है देश को तानाशाही से, देश को जुमलेबाजी से मुक्त करना। और ये जो फर्जी डायलॉग निकला है ना, मोदी की गारंटी थी 2022 तक हर गरीब के सिर पे छत होगा। वकील राजीव जी से पूछना चाहूंगा, 2 साल बाद किस मुंह से मोदी जी और ये इनके भाजपा के प्रवक्ता ये बोलते हैं कि मोदी की गारंटी है? किसानों की आय दोगुनी हो गई? नहीं हुई। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हो गई? नहीं हुई। 2 करोड़ नौकरी बनाम 10 साल 20 करोड़ नौकरी दे पाए? नहीं दे पाए। इन लोगों को शर्म नहीं आती है मोदी की गारंटी की बात करने? और मोदी जी के भाषण उठा के देखिए, उनके झुके हुए कंधे, उनकी दबी हुई जुबान, इस चीज का सबूत है कि मोदी जी के दिन लद गए हैं। झोला लेके निकलने का तारीख 4 जून आने वाला है, और इनकी एक भी गारंटी इन 10 सालों में पूरी नहीं हुई है। इन्होंने जो गारंटी दिया, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। देश की जनता को गुमराह करने के अलावा भाजपाइयों को कुछ नहीं आता है। दूसरी चीज, देश को जरूरी मुद्दों से भटकाने का काम। ये नौकरी की बात नहीं करेंगे, ये रोजगार की बात नहीं करेंगे, ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, ये पैसे सूरज जी फिलहाल हम आपके पास वापस आएंगे, फिलहाल हम तौकीर जी के पास चलते हैं। तौकीर जी कुछ कहना चाहते हैं? सूरज जी कृपया शांति बनाए रखें।
मंदिर जी मस्जिद की ताकिर बात जी। करा लीजिए, धर्म की बात करा लीजिए, यही पल्लवी उनको आता पल्लवी है। बात इसके कहाँ अलावा बोलना सूरज जी, बोलिए। मेरी ताकिर बारी। जी को भी अपनी बात बोलने का समय दीजिए, हम आपके पास वापस आएंगे। जी ताकिर जी। देखिए सूरज जी, पहले तो आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। अब मोदी जी ने जो जो गारंटी बोली थी उसको पूरा किया। मैं आपको एक एक करके जवाब दे देता हूँ। धारा 370 हटाने की बात करे थे, आप ही लोग ने कहा था नहीं हटा सकते, और कांग्रेस के नेता तो क्या कहे थे ये आप भी जानते हो। और आज पाकिस्तान समर्थित और उनके लोगों ने बयान भी दे दिया कि पीओके से अगर आप कब्जा करना चाहते हैं तो आपका इंडियन लाइन से क्या बोल दिया कि वो परमाणु बम रखा है, वो कमजोर नहीं है। मतलब आप पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं आपके इंडियन लाइंस के नेता। दूसरी बात, आपने ये कहा कि बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगार रोजगार नहीं है तो रोजगार देने की हमने बात करी थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की। मैं ऐसे पहले भी वक्तव्य दे चुका हूं, फिर से देना चाहता हूं। देखिए एक चीज बता दूं मैं, हमने कहा था प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने 3 करोड़ आवास बना के दे दिए। एक मकान में कम से कम 10 से 12 लोगों को रोजगार मिलता है भाई साहब। 30 से 32 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा चुका 3 करोड़ में, और 4 करोड़ अभी और मकान बनाने हैं जिसमें आप 40 करोड़ हम रोजगार देंगे। अभी आप सुनिए, मैं एक जवाब दे रहा हूं, बीच में मैंने नहीं बोला सूरज भाई। आप भी थोड़ा धैर्य रखे, सब्र करके सीखना, धैर्य रखे सुनना सीखिए। फिर मैं मैं बराबर से भी बोलूंगा तो आप जो भी नहीं पाएंगे, तो आपको पहले समझना पड़ेगा। इतना नैतिक साहस आप लोग कि देश की जनता लेबर के रूप में अरे काम करे, साहब, आप मलाई नैतिक- खाएं, इसी को नौकरी अरे बोलते हैं। यही मंदिर असली चेहरा है भाजपा का। मंदिर बना के दिखा दिया है, धारा 370 हटा के दिखाई है हमने, बना के हटा के दिखा। नौकरी, देश को रोजगार चाहिए, देश को महंगाई से मुक्ति चाहिए, देश को किसानों की आय दोगुनी चाहिए। वो कर पाए क्या? क्या बात कर रहे हैं उसको देखिए जरा जाके। किसानों की अगर की बात करें, किसानों के खाते में माननीय मोदी जी ने प्रतिवर्ष 6,000 रुपए खाते में पहुंचा दिए। नहीं तो भ्रष्टाचार की यह स्थिति थी, कांग्रेस के जो नेता थे, क्या हुआ? जो विपक्ष के दलाल थे, वो कहते थे कि हम 100 करोड़ बेचते हैं और 15 करोड़ पहुंचते हैं। कहा जाता था 85 करोड़। ये बताइए कि 85% की जो बात करते थे वो ये स्थिति थी। अगर उसको आंकड़ा लिया जाए तो हजारों करोड़ पर दबा लेते थे कांग्रेसी। आप तब कहां जाते थे, तब क्या करते थे? तो आपने क्या देखा? आपके लोग बोलते थे, आपका नेता बोलता था केजरीवाल जी कि बोलते थे हम गरीबों को बना के हम छोटे से मकान में रह लेंगे। कुछ मकान नहीं था उनके पास। आज करोड़ों रुपए का महल बना दिया, तब आपके लोग खड़े नहीं होते बताने के लिए भ्रष्टाचार क्या होता है। और माननीय मोदी जी की अगर बात करें, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत आज तक काम करे हैं, एक भी भ्रष्टाचार जायज नहीं हुआ। आप बोलते हैं कहीं कोई किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। हमने आप अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचाने का जो अपने पार्टी में शामिल कर लिया है। अरे भ्रष्टाचार में तो बात पार्टी में शामिल कर लिया भ्रष्टाचार को। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन था। भ्रष्टाचार को देश ही नहीं विदेश में भी बता दिया गया कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे नंबर 1 पहुंचा दिया आपने। किस मुंह से बात करते हैं आप लोग? अरे इंडियन अलायंस के रूप में आपने काम करने की जब कोशिश करी, आज आरोप लगाते आप लोग हैं, और जब आपकी पार्टी में वो नेता शामिल हो जाता है तो ईडी आईटी सीबीआई के सारे केस हटा देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोडों का माया जाल पहुंचा दिया। जल जीवन मिशन की बात करें, हम घर घर जल पहुंचाना पूरी कोशिश कर दिए। आज 50% लोगों के पास पहुंच चुका है, 50% देश की आबादी के पास पहुंच जाएंगे। आपने क्या किया? आपने तो ऐसा है, 60 साल में कांग्रेस के अगर शासन की बात करें शिल्पा जी, मात्र 70 एयरपोर्ट पहुंचाए थे हमने, 150 से ऊपर पहुंचा दिया। अगर रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप लोग के समय में क्या स्थिति थी, आज हम लोग 1.5 लाख से ऊपर पहुंचा दिए हैं। आपकी स्पीड जो थी प्रतिदिन बनाने की 3.5 कर दिए। आज हमारे जवाब दे दीजिए। तो आप ये दीजिए ना, देश की करेंसी एशिया के कैप्टन करेंसी से कैसे बाहर चली गई है, इसका जवाब दे दीजिए। लोग परेशान क्यों हैं? तौकीर जी, शिल्पा जी, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। शिल्पा जी, तौकीर जी, मेरा सवाल आपसे है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम तो किया है, वहां के शिक्षा नीति में काफी बदलाव आया है, वहां की मेडिकल व्यवस्था भी काफी बदलाव हुआ है मेडिकल में भी, और उनके अरविंद केजरीवाल की तरफ से काफी काम किया गया है, जिसके लिए जनता उनकी तरफ मुखर है और उनकी तरफ आकर्षित होती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने तौकीर जी, क्या आपने मेरा सवाल सुना?
नहीं बताइए, मैं दोहराइए। कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए काम तो किया है, वहां की शिक्षा नीति में काफी बदलाव आया है, मेडिकल व्यवस्थाएं थी वो सुचारू हुई हैं, व्यवस्थित हुई हैं, उनमें इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए काम तो किया है, जिससे वहां की जनता अरविंद केजरीवाल के लिए इतनी समर्पित रही है। देखिए, अगर उन्होंने काम किया तो वही अभी जो शिल्पा जी ने कहा था कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के दो, थी अपनी बता रहे थे, तो ये स्थिति वहां पे भी है। आपने देखा होगा, अगर शिक्षक स्तर पे गिरा वहां पर काम हुआ तो क्या स्तर पे काम हुआ वो भी देख रहे हैं, हॉस्पिटल में क्या स्थिति है, और उसको लागू करने की यहाँ कोशिश भी किया भोपाल सरकार ने, लेकिन वो यहाँ पर भी लागू नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए उन्होंने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दिया है। और उसका जीता जागता अगर आपको उदाहरण देखना हो तो अभी आपने ईडी ने जो कार्रवाई करी है वो साबित भी हुआ है, अदालत उनको जमानत नहीं दे रही थी, सिर्फ चुनाव में प्रचार करने की बड़ी मुश्किल से एक मई तक की सिर्फ इजाजत दी है, 1 जून तक, आप अंदाज लगाइए 1 जून तक। तो यह स्थिति तो बना के रखे हैं, कौन सा काम हुआ? अगर नहीं काम होगा, अभी जनता भी अभी देखिएगा विधानसभा चुनाव में कैसे इनको भी उखाड़ फेंकने को तैयार बैठी है। जी तौकीर जी, जी दुलारे जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हम 400 के आंकड़ा पार करने जा रहे हैं, ये आपको बता। तौकीर जी आप 400 पार कर लीजिए, 500 पार कर लीजिए, 600 पार कर लीजिए, अहम सवाल तब बन जाता है जब आप बोलते हैं हम गरीबों के साथ हैं। तो आयुष्मान कार्ड का 7 महीनों से हॉस्पिटलों को भुगतान नहीं किया गया, गरीब परेशान है, नए हॉस्पिटलों को अनुमति नहीं दी जा रही आयुष्मान कार्ड के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए 7 महीने से ये स्थिति रही, तो हमारी सरकार को अभी आए हुए मात्र 4 महीने हुए हैं, और अभी हमारे यहाँ संज्ञान की बात करो, आयुष्मान कार्ड देखिए आप इसकी मुख्यमंत्री संज्ञान लिया है। आप मुद्दा भटका रहे हैं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं की बात कर रहा हूँ, ना कि ये स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं राज्य सरकार की नहीं, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। केंद्र सरकार में आप 10 साल से बैठे हैं, तो कृपया करके केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करें। ये मुद्दा ही राष्ट्रीय मुद्दा है। ये जो डिबेट है आज स्पेशल एडिशन वीआईपी न्यूज ने रखा है, ये स्पेशल एडिशन इसलिए रखा गया है कि अरविंद केजरीवाल पूरे तरीके से हमलावर है बीजेपी पर। तो मुझे बताइए कि 7 महीनों का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य में क्यों नहीं हुआ है? छत्तीसगढ़ में बोला तो मैंने आपको, छत्तीसगढ़ में जो राज्यांश का 2 राज्यांश देना था, इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का भी राज्यांश रोका था, और अभी स्वास्थ्य योजना का भी इन्होंने राज्यांश रोका था, जिसको अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको जारी किया है, और उस बिल का भुगतान उसी कारण से नहीं हो रहा पिछले 7 महीनों से, और अभी इसको संज्ञान लिया तो इसको अब भुगतान होना अभी कुछ दिनों के अंदर ये चालू हो जाएगा। इसको आप बहुत जल्दी देखेंगे। और इसके साथ साथ जो भी योजना की हमने बात करी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की हमने बात करी, राज्यांश हमने जारी कर दिया है, और अभी 18 लाख मकान बनाने के लिए उसको बाकायदा कार्य भी अपनी गति से बढ़ने लगा है। तो ऐसी कोई योजना नहीं है जिसको हमने कहा कि हम करेंगे और नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं। कोई प्रकार की प्रदेश में एक भी स्वीकृति शायद सरकार के द्वारा नहीं की गई, यदि है तो आप कागज दिखा दीजिए। मैं बिल्कुल आपको कागज दिखा दूंगा, ऐसा अभी मैं लेके नहीं आया हूँ, बोलेंगे तो मैं आपको कागज दिखा दूंगा। जारी हो चुका है। आप देखिए, पहली कैबिनेट में बीजेपी ने मंजूरी दे दी है। प्रतिशत राज्य सरकार का प्रतिशत जो प्रधानमंत्री आवास योजना में था वो क्यों नहीं दिया आपने? बोल रहे हैं आयुष्मान कार्ड में जो योजना में आपको देना है पैसा आप नहीं दे रहे, तो लगातार कांग्रेस राज्य सरकार के तौर पे गिरती हुई नजर आ रही है। क्या इतनी लाचार व्यवस्था आप लोगों ने 5 सालों में चलाई कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लोगों को पैसा स्वीकृति नहीं दिए? आपने क्या बोलते हैं आयुष्मान कार्ड में जो आपके राज्य सरकार का योगदान होना चाहिए उसके लिए स्वीकृति नहीं दी? क्या मतलब वजह क्या थी कि आपके पास पैसा नहीं था या आप देना नहीं चाहते थे? मेरे से पूछा आपने? शिल्पा जी से पूछो। 5 साल शिल्पा जी की सरकार थी, ये लगातार बोलने लगे कि हम तो अपना अनुदान दे रहे हैं, किसके लिए? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्य सरकार नहीं दे रही है। अब ये फिर कह रहे हैं कि डिबेट अरविंद केजरीवाल के बयान पे है। लेकिन मुझसे सवाल है ना जी, क्या पैसा नहीं था सरकार के पास या देना नहीं चाहती थी? नियत नहीं थी या नियत ही नहीं थी? पीएम आवास में एक राज्यांश होता है, केंद्रांश होता है। राज्यांश भूपेश सरकार के द्वारा दिया जाने के बावजूद भी पक्षपात पूर्ण बड़ा अच्छा मजाक करती है, आपकी सरकार चले गई, कब दिया हमने? राज्यांश नहीं जारी करने की कहानी आज ये स्थिति थी, हमने घेरा, कब आपने घोषणा करी कि हम राज्यांश देने जा रहे हैं?
तो आप लोग ने तो राज्यांश भी खा गए। ये स्थिति थी, भ्रष्टाचार को तो कोई योजना ऐसा नहीं थी जिसमें आप लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया और देश की जनता का पैसा नहीं खाया। प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करने वाली और आप बुरी तरह आप फिर से हारने जा रहे हैं। चिंता मत करिए। और आपके शहजादे ही आपके जो उल जुलूल आपके लोगों के नेताओं के जो बयान है वही आपको हराने जा रहे हैं। चिंता मत करिए। आप कुछ भी कर आंकड़ा जो है 40 से 4 पे आने वाला है। 2.5 आंकड़ा पार करने वाले नहीं है। आंकड़ों की बात छोड़िए, आपकी नीति जो है जनता की जनता को टेंशन मत लीजिए। ये इंडिया अलायंस जो भ्रष्टाचार का जो बहुत बड़ा अलायंस बना के आप रखे हैं वो भी बहुत जल्दी बहुत भ्रष्ट होकर खत्म होने वाला। चिंता मत करिए। हम 400 पार करने जा रहे हैं। जी तौकीर जी और शिल्पा जी, फिलहाल हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारा मुद्दा जो अरविंद केजरीवाल ने आज बयान दिया है वो था, जैसा कि अभी सूरज जी ने कहा। सूरज जी, अभी आपने कहा कि हमारा मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी का बयान है, वहीं इस पर मैं एक सवाल लेना चाहूंगी कि माना कुछ समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर्ड हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद बीजेपी के पास शायद कोई प्रधानमंत्री के लिए चेहरा अभी फिलहाल नियुक्त ना हो, लेकिन अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो क्या आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि इंडिया गठबंधन यदि जीता तो इसमें प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, मैंने जैसे अपने वक्तव्य की शुरुआत इस बात से की थी, इंडिया अलायंस का मुद्दा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा ये नहीं है, इस देश को तानाशाही से मुक्त करने का। अरविंद जी ने अपनी बात में एक चीज और बोला, इन्होंने भाजपा के अंदर भी तानाशाही कर रखा है। जिन लोगों के दम पे ये मुख्यमंत्री बने रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी गोधरा कांड के बाद नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहते थे, लाल प्रसाद आडवाणी जी के कारण वो बचे रहे। सूरज जी, अभी आपने कहा कि गठबंधन का जो एम है वो तानाशाही को हटाना है, लेकिन देश को चलाने के लिए एक नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी। तो आपके हिसाब से पूरे गठबंधन में वो नेतृत्व कौन होगा? नेतृत्व मुद्दा नहीं है। दिल्ली के अंदर जब 2013 में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई मुख्यमंत्री का, कोई विधायक का या कोई मंत्री होने का कोई उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन दिल्ली ने 10 सालों में अपना सर्वोच्च स्थान हासिल किया। शिक्षा की जगत में 10 टॉप 10 स्कूलों में 3 सरकारी स्कूलों के नाम आते हैं। मतलब राजा जी को पूछो, 15 साल सरकार चलाए और 3000 स्कूल छत्तीसगढ़ के बंद कर दिए इन भाजपाइयों ने। ये हमको बताएंगे कैसे चलाया जाएगा? हमने पैसा नहीं मिल रहा है। सरकारी अस्पताल बंद होने की स्थिति में है। यही में कहा के अंदर डॉक्टरों के रिक्त पद खाली है। ये किस मुंह से बात करेंगे? जरा ये बताइए, तीनों काम के थोड़ा सा रुक जाइए जी। फिलहाल हम दुलारे जी के पास चलेंगे। तौकीर जी, हम दुलारे जी के पास चलते हैं। जी दुलारे जी। अभी देखिए, ये देश का चुनाव है, ये राज्य का चुनाव नहीं है। आप केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली को आप देश के चुनाव से ना जोड़े। मैं साफ तौर पे सूरज जी बता रहा हूँ। मतलब आप ये मानते हैं कि इंडिया अलायंस के पास कोई भी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है और ये मानते हैं कि चेहरा ना होने के कारण एक बड़ा चुनाव और बड़ा लोकसभा सीटों का झटका जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लगेगा। देखिए, मैं पहले बोला, मोदी जी का जो आप स्टेटमेंट उठा के देखो, अब वो अदानी और अंबानी तक आ गए और बोलते हो टेम्पो में पैसा आया और गया। और मोदी जी का फोटो अदानी के एयरलाइंस में जाते हुए आ रहा है। वही टेम्पो तो नहीं है। देश को जरूरी मुद्दे से भटकाने में जो है फोटो इंडिया अलायंस का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, हम सबको मिलकर। तौकीर जी, हम आपके पास भी आएंगे, आपको भी समय दिया जाएगा। फिलहाल आप शांत रहिए। इंडिया अलायंस का मकसद तानाशाही मुक्त भारत देश बनाना है, लोकतंत्र को बचाना है। उसके बाद इंडिया अलायंस बैठ के तय कर लेगा कि प्रधानमंत्री कौन है। उसके पहले जरूरी है कि हम सब मिलकर इस तानाशाही से भारत देश को कैसे मुक्त कराएं। आज आप देखेंगे जिनके खिलाफ स्वयं मोदी जी
ये बोलते थे कि भ्रष्टाचारी है, आज उनको बीजेपी में शामिल करके उनके यहाँ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य पदों पे बैठे हुए हैं। उनकी जांच का क्या हुआ? उनके ईडी पे पड़े छापों का क्या हुआ? उन पे सीबीआई के छापों का क्या हुआ? क्या हुआ? भ्रष्टाचारी मेरे सवाल का क्या हुआ जी? मेरे सवाल का क्या हुआ? मैंने आपके पूछा, सवाल उसका क्या हुआ? अंसारी जी, आपके सवाल का जवाब है कि देश को तानाशाही से मुक्त करना पहला मकसद है, प्रधानमंत्री नहीं लोकतंत्र को बनेगा, बचाना पहला मकसद है, देश के युवाओं को नौकरी दिलाना पहला मकसद है, किसानों को न्याय दिलाना मकसद है, देश सूरज को जी, हिंदू मुस्लिम से मुक्त करना आपके इस मकसद है। बयान के लिए मेरे पास एक और सवाल है। फिलहाल हम तौकीर जी के पास चलते हैं। जी तौकीर जी। देखिए ऐसा है, ये बोलते हैं कि देश की तानाशाही चल रही। तानाशाही कैसी तानाशाही? क्या इमरजेंसी लगी पड़ी है? जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर देश में दो साल नंगा नाच किया तानाशाह का, आप उसको क्यों नहीं निकालते, क्यों नहीं बताते? जरा ये बताइए। और वैसे लोगों के उस तानाशाही पार्टी के साथ आप खड़े हैं और आप बताते हैं, और भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं। अरे अभी आपका नेता खुद जमानत से बाहर है, जानकारी थोड़ी कमी है, और ये सब भ्रष्टाचारी एक है और दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। वाह रे वाह, मुझे बोलना पड़ रहा है कि आपके पास जानकारी नहीं। क्यों समझ के बैठे? देखिए साहब, अगर हमारा कोई पार्टी का कार्यकर्ता अगर उसके ऊपर भ्रष्टाचार के अजीत पवार जैसे लोगों का इल्जाम लगा था, तो उसको कोर्ट में केस भी चल रहा था और कोर्ट ने उसको बरी भी कर दिया है। ऐसा कोई मामला नहीं है जिसके बाद केस चल रहा है। हम बोलना चाह रहे हैं, इसी के साथ करो, बरी हो जाओ। हमने, लेकिन आप तो क्या करते जरा ये बता दीजिए। आप जितनी इंडियन अलायंस में एक भी नेता बता पार्टी प्रधानमंत्री इतने परिपक्व है क्या कि किसी के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा देते हैं? ये ने देखा तानाशाह सरकार बनेगी और जरूर से अच्छा होगा। डॉक्टर शिल्पा देवांगन क्यों नहीं बोलती कि इनकी नंगा नाच नचाने वाली इंदिरा गांधी तानाशाह के नाम से इमरजेंसी लगाकर नंगा नाच नाची थी? यही वीडियो, यही अगर आप इतनी आसानी से आज बोल रहे हैं, इतनी शान से आप प्रधानमंत्री साहब बोलते थे के सामने, ये स्थिति तौकीर जी, फिलहाल हम शिल्पा जी के पास चलेंगे, आपके पास फिर से आएंगे। तौकीर जी, वहीं शिल्पा जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के सामने सवालिया निशान खड़े किए हैं, उन्होंने एक काफी प्रखर मुद्दा उठाया है जिससे लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन राहुल गांधी कई तरह की जनसभाएं कर रहे थे, उन्होंने कई यात्राएं भी निकाली। क्या राहुल गांधी इस तरीके का मुद्दा नहीं उठा सकते थे इससे पहले? देखिए, देश के समस्त विपक्षी दलों का मुद्दा और जो सोच है वो एक ही है, वो सिर्फ यही है कि देश में लोकतंत्र को किस तरीके से बचाया जाए, देश के संविधान की किस तरीके से रक्षा की जाए, और यही मुद्दा देश को तानाशाही से किस तरीके से मुक्त किया जाए। और यही मुद्दा हर विपक्षी दल के नेता हो, शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे वो जनता बीच में उठा रहे। जी शिल्पा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लेकिन ये कहना भी तो गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी, जिन्हें कई लोग आगामी प्रधानमंत्री के चेहरे पे देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष पर हमलावर होने में विफल साबित होते हैं। वे उन मुद्दों को नहीं उठा पाते जो उन्हें सच में उठाने चाहिए, ये जिन मुद्दों को लेकर वो सत्ता पक्ष पर हमलावर हो सकते हैं। देखिए, नहीं, ये आप बोल जो रहे हैं ना कि राहुल गांधी जी मुद्दे नहीं उठाते हैं, आज देश का हर बच्चा जानता है, क्योंकि यह डिजिटल जमाना है। जैसे तौकीर जी बोल रहे थे ना, बार बार वो चले जाते 1975 में, बार बार चले जाते सदियों पहले। क्यों? क्योंकि उनके पास आज डिजिटल जमाना है, तो कोई छोड़ेगा क्यों? आपके शायद क्या करते जरा बताइए। तौकीर जी, फिलहाल हम शिल्पा जी को सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास भी आएंगे। जी शिल्पा जी। देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो नकाब था वो अब जनता के सामने मुख्य रूप से सच्चाई सामने आ चुकी है। तो जनता में
जितने अभी मतदान के चरण हो चुके हैं, भाजपा के विरुद्ध मतदान किया है और निश्चित रूप से इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। और निश्चित रूप से जब नीयत अच्छी है, जनता के समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दों को उठाकर तो लड़ाई लड़ रहे हैं गठबंधन में, तो निश्चित रूप से नेतृत्व भी जो भविष्य में होगा वो बहुत अच्छा ही सामने आएगा। ये जनता का भी विश्वास है, हम सबका विश्वास है। जी शिल्पा जी, वहीं फिलहाल समय के अभाव के चलते मैं सभी से संक्षिप्त में सभी की प्रक्रिया लेना चाहूंगी। पहले हम शुरुआत करेंगे बीजेपी प्रवक्ता तौकीर रजा जी से। तौकीर जी, संक्षिप्त में आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि इस पूरी चर्चा को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, पूरी चर्चा में इन्होंने जो कहा, ये अपने अपने तानाशाह का समय नहीं बताते और उसको मान लेते और बोलते 1975 ये बताते इनके राहुल गांधी शहजादे इनके कि हम मिनटों में गरीबी दूर कर देंगे। 60 साल आपका शासन रहा, आपके मौनी बाबा भी 10 साल आपके शासन में रहे, आपने कौन सी गरीबी दूर कर दी जरा बता दीजिए। 60 साल तो दूर नहीं कर रहा, मिनटों में दूर करने आ रहे हैं, जैसे जादू का चिराग लग गया है इनके पास। तो ये सब बोलना छोड़ दीजिए साहब। तानाशाही का सूरज भाई बोल रहा है तानाशाही, अरे साहब तानाशाही का जमाना सबने देखा, लोकतंत्र क्या जी अब हम जी तौकीर जी, अब हम शिल्पा जी के पास चलते हैं। शिल्पा जी, आप संक्षिप्त में अपनी प्रतिक्रिया दें आज की डिबेट को लेकर। देखिए, आज 10 साल से मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था उल्टे पांव भाग रही है। भुखमरी इंडेक्स जो है वो हमारे आसपास के देशों से कंपेयर कर लीजिए, भारत की स्थिति खराब हो गई है। चीन देश पे कब्जा किया जा रहा है। इन मुद्दों पर इनको बात नहीं करनी है, तौकीर जी को या भाजपा के किसी भी नेता को। इनके तो प्रधानमंत्री की केंद्रीय नेतृत्व जनता के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। तो मैं आप और प्रवक्ताओं से क्या तौकीर जी फिलहाल शांत हो जाइए, शिल्पा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। तो जनता भी देख रही है कि किस प्रकार से मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये संप्रदाय की राजनीति करते हैं, उससे भी बात नहीं बनती है तो मीट मछली और मुसलमान पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो फूट डालो राज करो की नीति है वो भारतीय जनता पार्टी, तानाशाह की नीति है वो भारतीय जनता पार्टी की है। ये जनता के समक्ष अब स्पष्ट चित्र बन गया है, इसलिए जनता ने अपने मतदान में भाजपा के विरुद्ध आगे आने वाले जो मतदान के चरण है उसमें विरुद्ध मतदान करेगी। भाजपा को करारी हार देने पे जनता उतारू है। जी शिल्पा जी, वहीं अब हम आप प्रवक्ता सूरज जी के पास चलते हैं। सूरज जी, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। शिल्पा जी, देखिए, देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। यहाँ पे शिक्षा पे बात नहीं होती, स्वास्थ्य पे बात नहीं होता, रोजगार पे बात नहीं होता। किसान आंदोलन करते रहे, 700 किसानों से शहादत पाई, उसके बाद वो काला कानून वापस हुआ। तो देश एक तानाशाह की चंगुल में है। उस तानाशाही से मुक्त करने का समय है और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र को बचाने और तानाशाही से मुक्त कराने के लिए एक साथ है। और 4 जून को देश तानाशाह के चंगुल से मुक्त होगा और देश एक नई दिशा और दशा की ओर अग्रसर होगा। जी, वहीं अब मैं दुलारे अंसारी जी के पास जाना चाहूंगी। दुलारे जी, आपने तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना, वहीं इस चर्चा से क्या निष्कर्ष निकल के आता है। देखिए, मुझे लगता है कि जहां पर भी बीजेपी 400 का नारा दे रही है, पर 300 के आसपास सीटें जो है बीजेपी की आनी तय लग रही है। क्योंकि मुझे इसलिए तय लगती है क्योंकि इंडिया गठबंधन उतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत होना चाहिए। जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल हमलावर है, आप देख सकते हैं कि पिछले कई सालों से ऐसा बयान न अरविंद केजरीवाल की तरफ से देखने को मिला था, न राहुल गांधी की तरफ से देखने को नहीं मिला था, न इंडिया अलायंस की तरफ से कोई बड़ा नेता का कोई बड़ी अच्छी बातें नहीं देखने को मिली थी। आज जो बातें अरविंद केजरीवाल ने जेल से आने के बाद कही है, मुझे लगता है कि जेल में बैठकर उन्होंने विचार किया है, विमर्श किया है और बहुत सोचा समझा एक स्क्रिप्ट ला करके देश के सामने रखा है। और इस स्क्रिप्ट के लाने से कहीं ना कहीं लोकसभा की सीटें जो है वो बीजेपी की कम होती नजर आ रही है और एक बड़ा प्रभाव बीजेपी की सीटों पर अरविंद केजरीवाल का बयान डाल सकता है। जी दुलारे जी, आप सभी मेहमानों का आज इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत तो मिल गई है, लेकिन उन्हें 2 जून को वापस सरेंडर करना होगा।
लेकिन जब तक देश की राजनीति में सरगर्मियां कितनी तेज होती हैं और सीएम केजरीवाल की भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम ताजा मुद्दों पर चर्चा के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।